नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि मैं दृष्टि के हिंदी साहित्य के विकास दिव्यकृति सर के नोट्स कंप्लीट करा रहा हूँ। तो जो 13 नोट्स आते हैं उनमें से एक नोट्स है पेपर 2 के लिए, खंड क, उपन्यास और कहानियाँ, जिनमें से अब तक कहानियाँ प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं और एक दुनिया समानांतर की कहानियों को मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। 6.5 मछलियाँ। उषा प्रेमवदा की लिखी हुई कहानी है। संवेदना पक्ष। मछलियाँ कहानी की संवेदना इसके नामांकन से ही स्पष्ट हो जाती है। मछलियाँ की दुनिया में सिर्फ एक नियम चलता है, जो बड़ी मछली और ताकतवर है वह छोटी मछली को खा जाती है। इसे ही मत्स्य न्याय कहते हैं। लेखिका दिखाना चाहती है कि भौगोलिक परिवेश चाहे किसी भी गांव का हो, चाहे अमेरिका जैसे देशों के विकसित शहरों का, प्रेम की दुनिया में मत्स्य न्याय विद्यमान होता है। वे मत्स्य न्याय पर चोट करना चाहती है। उन्होंने कहानी की नायिका विजय लक्ष्मी या विजय को मत्स्य न्याय का ढांचा तोड़ने का माध्यम बनाया है। कहानी के आरंभ में ही विजय द्वारा नटराजन से कही गई निम्नलिखित पंक्तियां लेखिका दृष्टिकोण का आभास दे देती है। वाशिंगटन में मैंने एक नाटक देखा था जो मुझे बहुत पसंद आया था। छोटी मछली बड़ी मछली, जिसमें बड़ी मछली छोटी मछली को निगलती है। तब से कभी कभी सोचती हूँ कि क्या छोटी मछली उलट कर वार भी नहीं कर सकती। यह कथन इस कहानी का बीज कथन है। यदि इसके प्रतीकों को कहानी पर लागू करें तो स्पष्ट होता है कि विजय ही वह छोटी मछली है जो अपने प्रेम को 2 बार हथिया लेने वाली मुकी अर्थात नयनतारा मुखर्जी को बड़ी मछली के रूप में देखती है। उससे जीत चाहे न सके, अपने सुकून के लिए उस पर वार करना चाहती है। विजय के मन में नटराजन के छिन जाने पर मुकी के प्रति कितनी गहरी घृणा है, यह निम्नलिखित पंक्तियों में दिखाई देती है। अब मुकी की गर्दन पकड़कर उसे बेचने की इच्छा होती है। मन होता है कि उसकी कॉफी में जहर मिलाकर पिला दे, उसके अपार्टमेंट में आग लगा दे, सिल्क की तहों में लेटी मुकी लपटों में गिर जाए, उसकी चीखें धुएं और चटकती लकड़ियों में खो जाए। विजय ने माथे पर हाथ रख लिया, जैसे इन विचारों पर प्रतिबंध लगा देगी। पर मुखी के लिए जो बैर भाव है रोम रोम में बीत गया है, उसे कम से कम अपने से नहीं छिपाया जा सकता। संबंधों के इस गलाकाट प्रतिस्पर्धा के अतिरिक्त उषा प्रेमवदा ने इस कहानी के कुछ और पक्षों को भी उभारा है। एक प्रमुख पक्ष है प्रेम और विवाह के अलावा की विडंबना, अलगाव की विडंबना। प्रेम एक सहज मानवीय भावना है, जबकि विवाह एक कृत्रिम सामाजिक व्यवस्था। शहरी मध्यम वर्ग के जीवन की यह समस्या है कि उसके प्रेम और विवाह की में असंगति है। जहां प्रेम है वहां विवाह नहीं हो सकता, और जहां विवाह होगा वहां प्रेम पनप नहीं सकता। नटराजन का विवाह मुखी से होने वाला है, पर विजय व मुखी के प्रति उसके मन में भाव स्पष्ट करते हैं कि वह वस्तुतः विजय को ही चाहता है। अनेक बार चाहने पर भी मुंह से विजय को न जता सका। वह उसके लिए कितनी प्रिय है। 6 वर्षों के इस दीर्घ प्रवास में अनेक युवतियों से परिचय हुआ, पर विजय ने मात्र नैकट्य से उसमें जो प्रतिक्रिया होती है वह नटराजन के लिए एक नया ही अनुभव था। नटराजन के मन में अचरज सा भर आया कि वह बगल में एक नितांत अपरिचित को बैठाकर कहाँ और किस लिए ले जा रहा है। क्या उसके मन में मुखी के लिए सचमुच कहीं ममत्व या स्नेह छिपा था, यह विवाह 34 साल के जीवन का अकेलापन दूर करने के निमित्त ही किया जा रहा है। कहानी में लेखिका ने एक पक्ष में यह भी दिखाया है कि प्रेम जैसी
सहज भावना शहर के यांत्रिक जीवन के आकार कैसे सरसता खो बैठती है और उपयोगिता समीकरणों में तब्दील हो जाती है। वहाँ विजय और नटराजन जैसे चरित्र सहज भावनाओं को महत्व देते हैं, वहीं मनीष और मुखी जैसे चरित्र प्रेम को लाभ हानि की गणनाओं से जोड़कर देखते हैं। चिंता की बात यह है कि व्यवहारिक जीवन में ऐसे ही लोग ज्यादा सफल भी हैं। मनीष, जिससे कि एक दिन बहुत अनासक्त भाव से नटराजन ने कह दिया था कि वीजी के लिए मेरे मन में अब कुछ नहीं बचा। वह सीधी सरल लड़की है अनकॉम्प्लिकेटेड लड़की है, मुझे बांध सके संतुष्टि देश के ऐसी मानसिक गहराइयां नहीं है उसमें। यह मनीष सलाह प्रभाव व्यक्ति ही कर सकता था कि लगातार पत्र लिखकर वीजी को बाहर से बुलाए और उसके पहुंचने से पहले ही प्रतीक्षा करने से ऊब अकेला मैक्सिको चल दे। वीजी, यदि तुम्हारी जगह मैं होता तो दोनों में नटराजन को ही चुनती। 6 साल से यहाँ है, पीएचडी है, इंडिया जाकर जोरदार नौकरी मिलेगी। यहाँ भी तो 8,000 मिल रहे होंगे। मनीष के पास तो टटपुंजी फॉलोशिप ही है। इस कहानी के व्यक्तित्व के परिवार से विच्छिन्न होने की समस्या भी उभारी गई। मध्यम वर्ग के लोग बड़े शहरों में तो अकेलापन महसूस करते ही हैं, अपने स्वतंत्र निर्णयों के कारण अपनी जड़ों से भी कट जाते हैं। जड़ों से उगड़े हुए होने की अनुभूति उन्हें लगातार एक असुरक्षा और अजनबियत से बांध से रखती है। विधि सोचती है कि फिर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, पटना में सब कुछ वैसा ही होगा। मैं माता का दुबदुबाता बुदबुदाना, पिता की लंबी चुप्पियां या खीस, झुंझुलाहट भरा स्वर, छोटी बहन का रेडियो के साथ फिल्मी गीत गाना। क्या किसी को उसकी विजय लक्ष्मी की कभी भी याद न आती होगी? विजय सोचती है, औरों की तरह सरल जीवन क्यों नहीं हुआ उसका? कब अनजाने में ही उसका कुछ ऐसा घट गया जिससे वह औरों से अलग छिटक गई। शिल्प पक्ष, कथानक। कथानक अन्य कहानियों की तरह इस कहानी में भी कथानक की निश्चित संरचना नहीं है। हालांकि कथानक उतना नहीं टूटा है जितना कमलेश्वर की खोई हुई दिशाएं या मोहन राकेश की या एक और जिंदगी में। इस कहानी में घटनाएं कम हैं, स्थितियां अधिक हैं और केंद्र में उन स्थितियों के भीतर मानवीय संबंधों का विश्लेषण है। कोई निश्चित शुरुआत या अंत इसमें नहीं है। जहां तक काल को बांधने का प्रश्न है, लगभग 5 वर्षों का कालखंड इसमें शामिल है, लेकिन वह पारंपरिक कहानियों की तरह सीधी रेखा में नहीं चल सका। भूत और वर्तमान एक दूसरे के संदर्भ बनकर आते रहे हैं, इसलिए पूर्वदीप्ति, फ्लैशबैक और प्रत्यावलोकन जैसी प्रवृत्तियां काफी मात्रा में दिखती है। चरित्र योजना। इस कहानी का चरित्र नई कहानी आंदोलन के अन्य चरित्रों की तरह महानगरीय मध्यम वर्ग के आधे अधूरे चरित्र हैं। लेखिका ने इन्हें अपने हस्तक्षेप से मुक्त रखा है और तार्किक स्वाभाविकता के साथ विकसित होने का मौका दिया है। खास बात यह है कि चरित्र एक आयामी नहीं है, वे अंतर्द्वंदों से गुजरते हुए कुछ न कुछ बदलने की कोशिश करते हैं। यह विशेषता मुख्यतः निजी वीजी के चरित्र में दिखती है, जो अंततः अपनी सहिष्णुता छोड़कर वार करने का फैसला करती है। यदि अंत में मुकी के संवादों पर ध्यान तो मुकी भी उतनी बुरी नजर नहीं आती जितनी वह कहानी के बीच में दिखती है। अंततः कहानी के अंत में किसी चरित्र के प्रति न ज्यादा श्रद्धा उभरती है और न ज्यादा घृणा पैदा होती है। एक खास बात यह है कि लेखिका ने चरित्रों के विविध पक्ष दिखाने के लिए पर्याप्त परिस्थितियों की योजना की है, विशेषतः विजी, मुकी और नटराजन के संबंध में। भाषा शैली। जहां तक शब्दावली का प्रश्न है, शिक्षित मध्यम वर्ग को अंग्रेजी प्रधान और तत्सम प्रधान शैलियों का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में हुआ, जैसे ओ वीजी, यू आर सो स्वीट, अच्छा कॉफी दोगी या नहीं। उस सारांश में जैसे पहली वाली पर फुल था, हासिनी विजी इस क्लांत मुख में जाग गई। प्रतीक योजना। कहानी का नाम मछलियां ही प्रतीकात्मक है। बड़ी मछली, छोटी मछली नाटक के संदर्भ में इसका प्रतीक स्पष्ट होता है। कहीं कहीं प्रतीकों के माध्यम से मनोभाव की अभिव्यक्ति की गई है, जैसे यदि मनीष पर विश्वास न होता
तो शायद इस दशा तक न पहुंचती। यदि मुखी की कुटिलता आती तो भी आज अकेले यों अपने से धुरंधर न करना पड़ता। चाय का पानी उबलने लगा। यह चाय का पानी नहीं उबल रहा है, यहाँ उसके अंदर कुछ उबल रहा है, और चाय का पानी उबलने में ही एक प्रतीक है। उपमाओं का प्रयोग। उसके कहने के ढंग पर बीजी थोड़ा सा हंस दी। नटराजन को वह हंसी उजली धूप सी खुद सुख लगी। कहानी समाप्त। जल्द ही मैं लेकर आऊंगा और भी कहानियों के नोट्स। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाली वीडियो के बारे में आप सभी को पता लग सके, और चैनल को शेयर करें ताकि आप जैसे दोस्तों की हेल्प हो सके। धन्यवाद।